कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी, दिस इज़ योर मैराथन क्लास। इसमें हम अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, ऑल ओवर जो भी फाइनल अकाउंट्स वगैरह सबके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए चैनल के बारे में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। राइट, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। कि अकाउंटिंग, जिसे हम हिंदी में लेखांकन कहते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मेज़र करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं। द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जो हमारी बिजनेस की आर्थिक सूचना होती है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर डिसीजन मेकिंग टू इट्स यूज़र, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द यूज़र फॉर टेकिंग डिसीजन मेकिंग। मतलब अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ identify, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial transactions to the यूज़र। उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको मेज़र किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है, उनको समराइज़ किया जाता है, एनालाइज़ किया जाता है। फर्स्टली एनालाइज़ किया जाता है, समराइज़ किया जाता है और उसके फिर इंटरप्रेट किया जाता है और देन कम्युनिकेट किया जाता है। सॉरी, पहले समराइज़ किया जाता है, फिर एनालाइज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट किया जाता है टू द यूज़र्स, उसके यूज़र्स को। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर बेटा क्या करते हैं? ओनली हम मॉनिटरी टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन तो बहुत होती रहती हैं, बट ओनली वी हैव टू रिकॉर्ड इन ओनली टर्म ट्रांजेक्शन्स दैट इज़ इन मॉनिटरी टर्म्स, जो कि मॉनिटरी टर्म्स में, जो कि क्वांटिटेटिव है। अब आप मान लो हमारा एक बिज़नेस है, उसमें हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, हमारी कस्टमर से लड़ाई हो जाती है, तो होने का तो वो भी बिज़नेस के अंदर ही हुआ है, बट हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, सिर्फ हम बिज़नेस के अंदर, इसलिए हम बिज़नेस के अंदर उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग वही प्रोसेस है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको समराइज, एनालाइज, देन इंटरप्रेट एंड देन कम्युनिकेट करते हैं टू इट्स यूज़र्स को उसको कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग के बारे में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग अकाउंटेंट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आर एन एंथोनी की है। नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। हर बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। इट इज़ अ मीन ऑफ, ये इसका मतलब है कि कलेक्ट करना, समराइज़ करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट करना इन मॉनिटरी टर्म्स। इसके अंदर जो टर्म्स होती हैं वो मॉनिटरी होती हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इसी तरीके से AAA, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, बोलते हैं अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है ऑफ आइडेंटिफाई करने की, मेज़र करने की, कम्युनिकेट करने की इंफॉर्मेशंस को, टू परमिट जजमेंट एंड डिसीजन टू अदर यूज़र्स ऑफ अकाउंट। जो इसके यूज़र्स हैं उनको परमिशन देती है कि वो जज कर सके और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सके, ठीक है। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो यूज़र्स होते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। अब अकाउंटिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं? अकाउंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसकी बेटा, जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, वही सब है कि अकाउंटिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स की, कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि हमने मान लो कोई भी फिक्स एसेट्स को बाय किया है, कोई भी हमारे कोई डेटर्स हैं, कोई क्रेडिटर्स हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले, फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासीफाई करते हैं। अब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, अब उनको एकदम अगर हम कर देंगे तो बहुत मैसी सा हो जाएगा, तो पहले उनको क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग है कि ये सेल्स से रिलेटेड है, परचेज रिलेटेड, फिर समराइज़ किया जाता है, सबको इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद उसको एनालाइज़ किया जाएगा, अलग अलग अकाउंट में लेजर बनाए जाएंगे, अगर अलग अकाउंट में उन्हें क्लासीफाई किया जाएगा, फिर उन्हें इंटरप्रेट किया जाएगा एंड देन उसको यूज़र्स होते हैं उनको उसको कम्युनिकेट किया जाता है। ये है उसकी अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद जो अकाउंटिंग होती हैं वो क्यों की जाती है?
एक बिजनेस के अंदर जो अकाउंटिंग है वो क्यों की जाती है, उसके क्या उद्देश्य हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होता है उनका सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखने के लिए। असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट को असरटेन करने के लिए, क्योंकि जब भी आप अपनी अकाउंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, ऑन द डेट आप रिकॉर्ड करोगे, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, रिजल्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा। देखिए हर कोई, हम बिजनेस कोई भी करते हैं, बिजनेस करने का हमारा मेन मोटिव ही होता है कि हमें ये पता चले कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है तो हमें उस टाइम उस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। तो रिजल्ट को असरटेन करने के लिए भी हमारी जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है। असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को निश्चित करने के लिए। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, अलग अलग पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ये सब हमारी जो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है। टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, जो सॉल्वेंसी पोजीशन है बिजनेस की उसको जानने में भी हेल्प करती है। ठीक है, फिर अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। अगर अकाउंटिंग के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ क्या चीज़ हमने खरीदी है, कौन हमारे डेटर है, कौन हमारे क्रेडिटर है, तो बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। प्रोवाइड कम्प्लीटली एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है। इस्टेब्लिशिंग कंपैरेटिव स्टडी, इनसे हम क्या कर सकते हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। लोन को रेज कर सकते हैं, लोन रेज कर ले, मान लो हमारा बिजनेस कभी घाटे में चल रहा है या फिर हमें फंड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, कैश की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, लोन को रेज कर सकते हैं। ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, ड्यू टू बाय द अकाउंटिंग, अकाउंट से ही तो हमें पता चलेगा कि हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है या बिजनेस लॉस में चल रहा है या क्या है। असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी के असेस करने में भी हेल्प करती है। एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ, इन्फॉर्मेशन अगर हमें कोई भी मतलब कोर्ट में है, कोई भी एविडेंस के रूप में भी हमें, मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है या कुछ भी हमारा चल रहा है, तो एज अ एविडेंस प्रूफ के तौर पर भी हम अकाउंटिंग होती है, हम उसको प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं। कभी भी लॉ मतलब कभी भी कोर्ट में ज़रूरत पड़ जाती है, कोई भी केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कोई भी डाल देता केस, तो एज अ प्रूफ हम दिखा सकते हैं ना। तो एविडेंस के तौर पर भी जो अकाउंटिंग है वो हेल्पफुल होती है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती है। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का अगर वैल्यूएशन करना है एट द एंड ऑफ ईयर या उसका कंपैरिजन करना है, तो उसमें भी हमारी जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है। अब अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। हर किसी चीज़ की क्वालिटी है, एडवांटेजेस हैं, तो डिसएडवांटेजेस तो होती ही होती हैं। देखो कहते हैं ना कि हर कोई इंसान है सर्वगुण संपन्न नहीं होता, अगर कोई सर्वगुण संपन्न हो गया तो भगवान ही नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से अकाउंटिंग के अगर फीचर्स हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो डिसएडवांटेजेस तो होनी ही होनी है। तो इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होने का मतलब बेटा इसमें जो ट्रांजेक्शन्स जो भी, जैसे मान लो हमें फिक्स एसेट्स को खरीदा है, उसको रिकॉर्ड करना है, तो उसे हम ना ओरिजिनल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे हमने उसे बाय करा ना, उस कॉस्ट पे ही हम उसको दिखाते रहते हैं, और ये नहीं दिखाते कि उसमें कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है या हर साल कितनी डेप्रिशिएट, वो नहीं। जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उस पर ये अकाउंट बेस्ड होती है, जिससे हमारा जो एक्चुअल पोजीशन होती है, फाइनेंशियल पोजीशन, वो पता नहीं चलती, नेट प्रॉफिट का पता नहीं चल पाता। रिकॉर्ड ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम विंडो ड्रेसिंग, इसमें हम बड़ा चढ़ा के दिखा देते हैं। मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ एक्चुअल होती है, कुछ चीज़ ऐसे होती है बड़ा चढ़ा के दिखाई जाती है। देखो इसमें क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज द मोर फेवरेबल पोजीशन दैट द एक्चुअल पोजीशन। इसके अंदर जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो कुछ और होती है, और जो पोजीशन दिखाई जाती है वो कुछ और होती है। मतलब बड़ा चढ़ा के दिखाई जाती है अपनी जो हमारे फर्म है उसकी जो पोजीशन है बड़ा चढ़ा के दिखाई जाती है, विंडो ड्रेसिंग की जाती है। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, क्या होता है कई बार पर्सनल बाइस पे भी डिपेंड होता है। कई बार देखो हम मतलब हर कोई अकाउंटिंग में अपने अपने तरीके से मेथड्स को यूज़ करता है। डेप्रिशिएशंस को लगाने के भी अलग अलग मेथड होते हैं, कोई मेथड लगाता है, कोई मेथड लगाता है, तो ये पर्सनल जजमेंट पे भी बेस्ड होती है ना। और एस्टिमेटेड पोजीशन एंड नोट रियल पोजीशन, इसमें पोजीशन को एस्टिमेट किया जाता है, एक्चुअल पोजीशन हमें पता नहीं चल पाती। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होता है उसकी कमी होती है ना, ओमिशन, उसको छिपाया जाता है, उसको ओमिट किया जाता है। द अकाउंटिंग इज क्वान्टिटेटिव, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओनली क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को हम इग्नोर किया जाता है।
अनसुइटेबल फॉर फोरकास्टिंग, इसके द्वारा हम फोरकास्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में हमारी बिजनेस की पोजीशन कैसे रहेगी, क्योंकि ये एक्चुअल पोजीशन तो दिखाता नहीं है। साथ में विंडो ड्रेसिंग भी होती है, इसके अंदर हिस्टोरिकल पोस्ट पे बेस्ड होता है, तो ये एक्चुअल पोजीशन दिखाता नहीं है, जिसकी वजह से हम फोरकास्ट नहीं कर पाते। फिर होते हैं कि इसके अंदर जो हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से यूज़र्स आते हैं, किनको हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, इंटरप्रेट करके किसको हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, कौन यूज़र्स होते हैं, किन के लिए हेल्पफुल होते हैं, किन को डिसीजन लेना होता है। तो इंटरनल, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो इंटरनल यूज़र्स होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। इंटरनल यूज़र्स को हम प्राइमरी यूज़र्स भी कहते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स को हम सेकेंडरी यूज़र्स भी कहते हैं। इंटरनल यूज़र्स मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, लाइक मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है जो मैनेज करता है सारा काम, एम्प्लॉयज़ हैं, ऑनर्स हैं, है ना, ये सब हमारे क्या होते हैं, इंटरनल यूज़र्स होते हैं। तो ये हमारे इंटरनल यूज़र्स होते हैं, इनको भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है टू नो द पोजीशन ऑफ अ फर्म की पोजीशन को जानने के लिए। एक्सटर्नल यूज़र्स में क्या होता है, क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर हमें उधार माल कब देगा, जब उसे पता होगा कि हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। मान लो अगर हमारा फर्म है बहुत लंबे टाइम से लॉस में जा रहा है और क्रेडिटर को पता है कि ये फर्म बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है, तो क्रेडिटर हमें उधार पैसा देगा, नहीं देगा, वो कभी भी नहीं देगा। तो क्रेडिटर सबसे पहले उधार पैसा देने से पहले ये जानना चाहता है कि आपकी फर्म की पोजीशन कैसी है, तो क्रेडिटर के लिए भी ये हेल्पफुल होती है। टैक्स अथॉरिटी के लिए भी हेल्पफुल होती है। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो इन्वेस्ट तभी करेगा ना तब उसको ये लगेगा कि हाँ फ्यूचर में मेरा पैसा सेफ है, मुझे मिल जाएगा, तो इन्वेस्टर के लिए भी हेल्पफुल होती है, कस्टमर्स के लिए भी हेल्पफुल होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिए भी ये क्या होती है, हेल्पफुल होती है। ये थे आपके यूज़र्स, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद आपकी आती है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या ब्रांचेज होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ये वो अकाउंटिंग होती है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट करते हैं ओनली मॉनिटरी टर्म्स में, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, बिजनेस का किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो किसी भी प्रोडक्ट सर्विस की कॉस्ट के बारे में बताया जाता है, एक प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी कॉस्ट के बारे में बताया चलता है ताकि हम सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर सकें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों की जाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होती है ताकि वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकें। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, विच इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द सोसाइटी, कि जो हमारा जो बिजनेस है उसका सोसाइटी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब वो जो बिजनेस है वो सोसाइटी के लिए कैसे हेल्पफुल है, वो सोसाइटी में क्या योगदान अपना प्रदान कर रहा है। तो इसके लिए हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बना रहे हैं कि जो बिजनेस करा जा रहा है वो सोशली हेल्पफुल है या नहीं, या कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं किया जा रहा जिससे हमारे कस्टमर्स को नुकसान हो रहा है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि सोशली वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। बेटा मैंने इन शॉर्ट आपको करा दूंगी, ये मत कहना कि मैम मैं भाग रही हूँ, भाग मैडम नहीं रही है, बट ये आपका क्विक रिवीजन है, ठीक है। तो मैं बहुत इन शॉर्ट आपको जल्दी से करवा देती हूँ। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं इन रूल्स और रेगुलेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है। इन रूल्स और रेगुलेशन को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही कहा जाता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप मे बी डिफाइंड आर दोज रूल्स ऑफ एक्शन, इनको ये वो रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट होते हैं विच आर ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो कि एक्सपीरियंस के बेस पर होते हैं, एंड प्रैक्टिस व्हेन दे प्रूव यूजफुल एंड दे बिकम एक्सेप्टेड एज प्रिंसिपल, जब उनको ये यूज़फुल माना गया, जब उनको ये जब ये यूज़फुल माने गए तब ही इनको एक्सेप्ट किया गया अपनी अकाउंटिंग के अंदर। पहले इन पर सर्च किया गया, देखा गया, एक्शन लिया गया, जब ये यूज़फुल निकले तभी इनको अकाउंट्स के अंदर यूज़ किया गया और उनको प्रिंसिपल बनाया गया, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, सबसे बड़े तो बात रेलिवेंट होते हैं। एक प्रिंसिपल होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं इफ़ इट रिजल्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ द, क्या करते हैं ये जो हमारे यूजर्स होते हैं, जो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो उनके लिए यूजफुल होती है, तो ये रेलिवेंट होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी होती है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि पर्सनल बाइस से दूर होते हैं, पर्सनल बाइस पे बेस नहीं होते। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस और जजमेंट से
फ्री होते हैं। इसमें लोग अपना बाइसनेस से यूज़ कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे नहीं, पर्सनल बाइस से फ्री होते हैं। फिजिबिलिटी होती है। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि रिपोर्ट देते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, किस तरीके से। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में भी ये हेल्पफुल करते हैं। फिर होते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या क्या काइंड हैं? देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्क्राइब वेरियस टर्म्स सच एज द एजम्पशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कई बार बेटा अकाउंटिंग एजम्पशंस के नाम से भी जाना जाता है, कन्वेंशंस के नाम से, कंसेप्ट, डॉक्ट्राइन, पोस्टुलेट एक्सेट्रा। कंफ्यूज मत होना, अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जगह आपका कई बार कन्वेंशन, एजम्पशंस, कंसेप्ट, डॉक्ट्राइन ये भी लिखा आता है, ये सब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही होते हैं। सबसे पहला जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट नाम से ही पता चला, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी का मतलब होता है सेपरेट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर ये बोला जाता है कि जो बिजनेस होता है, जो उसका ऑनर होता है, दोनों अलग अलग होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर जो बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती है वो बिजनेस के नाम पर होती है। बिजनेस की एक अलग, जो हमारा बिजनेस होता है उसकी एक अलग मोहर होती है, एक कॉमन सील होती है, वो अपने ही नाम पर, मतलब उसका एक नाम होता है, वो अपने ही नाम पर बैंक में खाता खुलवाता है, वो अपने ही नाम पर लेन देन करता है। सारी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है वो बिजनेस के ऑनर से अलग होती है। उसकी एक कॉमन सील होती है, एज अ सिग्नेचर के रूप में उसका यूज़ किया जाता है। मतलब बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ निकालता है तो वो ओनर की क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। ये नहीं है कि उसने अपने उसमें से नहीं, ये ओनर की लायबिलिटी हो जाती है कि उसको पे करना है अगर वो अपने ही बिजनेस में से कुछ निकालता है। ठीक है, कोई ड्राइंग वगैरह करता है, कुछ निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसकी लायबिलिटी बन जाती है। तो इसमें ये कहता है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बिजनेस और उसका जो ओनर होता है दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें जो बिजनेस होता है अपने नाम पर लेन देन करता है, अपने नाम पर खाता खुलवाता है, उसकी एक अलग सील होती है। मनी मेजरमेंट एजम्पशन, मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको मनी में मेजर किया जाता है। तो ये मनी मेजरमेंट एजम्पशन पर बेस है। इसके अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को, उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो मनी में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं, न कि क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहती है कि इसके अंदर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो बिजनेस है वो हमारा चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न एजम्पशन के अंदर ये नहीं मानते कि आज हमारा बिजनेस इस साल चल रहा है, नेक्स्ट साल बंद हो जाएगा, नहीं। गोइंग कंसर्न एजम्पशन के अंदर हम ये मानते हैं कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यूटी है, इसलिए इसे कंटिन्यूटी एजम्पशन भी कहा जाता है। हमारा बिजनेस है वो चलता रहेगा फ्यूचर में। अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन में क्या कहता है कि इसको पीरियडिकली कंसेप्ट भी कहा जाता है, ये टाइम पीरियड एजम्पशन भी कहता है। ये गोइंग कंसर्न एजम्पशंस के कारण भी होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बना लेते हैं। मान लो हर रोज़ तो हमें अपने बिजनेस को अगर हम जानने रहेंगे कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए हर साल बिजनेस का एक क्या बना, अकाउंटिंग पीरियड बना दिया गया, एक फाइनेंशियल ईयर बना दिया गया उस ईयर की, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर की, ताकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाए। जैसे आपको पता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या है वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, तो उसे हम अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन कहते हैं। कोस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट, बेटा इसमें क्या होता है, जो हमारी जो फिक्स एसेट्स होती हैं उसको जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हिस्टोरिकल कोस्ट पे करते हैं, ओरिजिनल कोस्ट पे करते हैं, ना कि जो आज की मार्केट वैल्यू होती है उस पर करते हैं। ठीक है, तो इसके ये वो हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट कहता है कि इसके अंदर जो भी हमारी एसेट्स वगैरह होती हैं उनको हिस्टोरिकल कोस्ट पर ही दिखाया जाएगा। द वैल्यू ऑफ द असेट, जो असेट्स की वैल्यू होती है, जो फिक्स असेट्स की वैल्यू होती है, इज टू डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कोस्ट। जिस दिन मान लो मैंने अपनी मशीनरी खरीदी थी 5 साल पहले 1 लाख रुपए की, आज उसकी वैल्यू चाहे 10 लाख रुपए है, पर मैंने जब वो 1 लाख रुपए की खरीदी थी तो आज भी मैं उसको 1 लाख की ही दिखाऊंगी। मेरा कहने का मतलब समझो कि इसके अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जो असेट्स आपने जिस टाइम जितने रुपए की खरीदी थी आज भी आप उसी को अपने अकाउंट्स बनाओगे तो उसी वैल्यू पर दिखाओगे, ये नहीं उसको डेप्रिशिएट करके दिखाओगे, नहीं, उसको उसी वैल्यू पर दिखाओगे। तो उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाया जाएगा। इन अदर में एक्विजिशन कॉस्ट, जिस पर आपने एक्वायर की थी, जिस पर आपने अर्जित की थी। Although these are various measurement bases, accounting traditional prefer the concept in the interest of objectivity. The cost is the basis of valuation of the asset. Cost क्या होता है, assets को valuation करने के लिए यूज़ किया जाता है। In the financial statement, it is highly objective and free from all bias. अदर मेजरमेंट बेसिस आर नॉट सो ऑब्जेक्टिव, जो अदर मेजरमेंट बेसिस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते। ठीक है, डुअल एस्पेक्टिव मतलब आप ये याद रखना, हिस्टोरिकल कोस्ट मेथड में ये कहा जाता है हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट के अंदर कि जो आप अपनी असेट्स की वैल्यू दिखाओगे वो हिस्टोरिकल कोस्ट पर दिखाओगे, ओरिजिनल कोस्ट पर दिखाओगे, ना कि उसको डेप्रिशिएट कर दिखाओगे, ना कि उसको टुडेज वैल्यू पर दिखाओगे।
डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में क्या कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है बिजनेस के अंदर, जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन सिंगल नहीं होती, हर किसी के दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद होता है रिवेन्यू रिकग्नाइजेशन कंसेप्ट। रिवेन्यू रिकग्नाइजेशन कंसेप्ट को हम रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि हम उसको रिवेन्यू को तब मानेंगे जब वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इसके अंदर हम इनकम को तब इनकम मानेंगे जब वो हमारी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, जब वो हमारी रियलाइज हो जाएगी, उस टाइम हम उस इनकम को इनकम मानेंगे। देखो दिस पीरियड इज मेनली कंसर्न विद द रेवेन्यू बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज की इनकम स्टेटमेंट में जब ये माना जाएगा कि ये हमारा रेवेन्यू हो गया है, तो उसी टाइम हम उसको रेवेन्यू मानेंगे, अदरवाइज हम उसको रेवेन्यू नहीं मानेंगे। रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का मतलब है रिकॉर्डिंग द इनकम इन द इनकम स्टेटमेंट। अगर हमने इनकम स्टेटमेंट में अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर लिया है पर्टिकुलर पीरियड में, तो ही वो हमारी इनकम मानी जाएगी, अदरवाइज वो हमारी इनकम मानी नहीं जाएगी। इसका मतलब जैसे कैश बेसिस में अगर हमने कैश रिसीव कर लिया है तो ही वो हमारा कैश माना जाएगा, अदरवाइज वो कैश नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट में कहता है कि जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, जब वो इनकम रिकॉर्ड हो गई, जब वो इनकम है हमारी स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड हो गई, तभी हम उसको इनकम मानेंगे, अदरवाइज हम उसको इनकम नहीं मानेंगे। रेवेन्यू मीन द अमाउंट विच इज़ एडिड टू द कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब वो इनकम होती है जिसे हम कैपिटल में ऐड करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू इज अर्न बाय सेल ऑफ गुड ओन बाय प्रोवाइडिंग। रेवेन्यू इनकम कम होती है कोई भी गुड्स को सेल करने से, तो गुड को सेल कर दिया आपने, गुड्स को सेल कर दिया, तो जब आपने सेल कर दिया तो उससे आपको इनकम मिल गई, तो अगर वो इनकम आपकी रिकॉर्ड हो गई तो आप उसको इनकम रिकॉग्नाइज करोगे, अदरवाइज आप उसको इनकम नहीं मानोगे। मैचिंग कंसेप्ट के अंदर कहता है कि सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को जिस साल होते हैं उस साल ही उसको मैच करके दिखा दो। एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर क्या कहता है, एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर कहता है जैसे बेटा आपका कैश कंसेप्ट होता है, एक्रूअल कंसेप्ट होता है। एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर ये कहता है कि आपकी जो आपकी ट्रांजेक्शन्स है, मान लो आपने अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, देखो जैसे सैलरी है ना, मेरे को सैलरी मिलनी थी सितंबर में, मुझे सैलरी मिल जाती है 5 तारीख, मुझे सैलरी मिल जाती है, अगस्त की सैलरी मुझे मिल जाती है, मतलब 2 या 3 तारीख में मुझे सैलरी मिल जाती है, पर आज 10 तारीख हो गई मुझे सैलरी नहीं मिली, पर मुझे तो पता है ना कि मुझे सैलरी मिली है, तो जब मैं अपनी स्टेटमेंट बनाऊंगी तो मैं उस सैलरी को रिकॉर्ड कर लूँगी, क्योंकि वो मुझे सैलरी मिलनी है, चाहे वो सैलरी मेरी अभी तक आउटस्टैंडिंग है, मुझे मिली नहीं है, पर वो मेरी सैलरी तो हो गई ना, सैलरी तो मेरी बन गई, चाहे वो मुझे मिले 1 महीने बाद जाएगी, 2 महीने बाद जाएगी, कभी भी जाएगी, पर वो मेरे लिए क्या है, सैलरी है। बिजनेस के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है, तो उस सैलरी को मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, तो उसे बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। चाहे वो आपका हुआ है चाहे वो नहीं हुआ, बट जब वो आपका बन गया है तो उसको आप एक्रूअल मानोगे और उसको आप रिकॉर्ड करके दिखाओगे। कैश में तो ये कहता है कि कैश जिस टाइम रिसीव होगा तब भी, कैश जिस टाइम आपके हाथ में आएगा तो ही वो ट्रांजेक्शन मानी जाएगी, अदरवाइज वो नहीं मानी जाएगी। पर एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग है, अगर आपका एक्रूड है, आपने कमा ली, अब देखो अब मैंने कमा तो ली ना, एक्रूड मतलब मैंने कमा तो ली, मुझे रिसीव नहीं हुई तो क्या हुआ, बट मैंने कमा तो ली, तो इस तरीके की इनकम को इनकम माना जाएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। क्या कहता है, दिस कंसेप्ट रिक्वायर्ड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन अ फाइनेंशियल मैनर फ्री फ्रॉम द पर्सन बाय। जो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो पर्सनल बायस से फ्री होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट में वो कहता है। फिर हमारे कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशन है। कन्वेंशन के अंदर पहला कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है कि हमें हर चीज़ को डिस्क्लोज करनी है, जो भी हमारी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको डिस्क्लोज कर दो, किसी भी चीज़ को छिपाओ मत, ये कहता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। उसके बाद कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है कि जो बिज़नेस है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे चलता है, कि बिज़नेस चलता रहेगा। अगर आप मान लो इस साल आप अगर डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ कर रहे हो, तो अगली साल भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करो, बार बार अपना चेंज मत करो। जिन मेथड्स का आप यूज़ करते हो अकाउंटिंग करने के लिए ईयर टू ईयर उनको चेंज मत करो, सेम मेथड का यूज़ करो। कोई बड़ी ही प्रॉब्लम आ गई तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप चेंज मत करो। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है। और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन और प्रूडेंस। कंजर्वेशन और प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि नोटिस या रिकॉर्ड ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस बट इग्नोर ऑल द एंटिसिपेटेड गेन। कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको कोई भी लॉस होने वाला है,
जैसे मान लो कोई भी आपको लगता है कि आपके डेटर्स हैं, आपको पैसा नहीं देंगे, कोई बैड डेट्स होने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से यह प्रोविज़न बना के रखो। आपने देखा है ना, प्रोविज़न फॉर बैड डेट पहले से ही बना के रखते हैं। हमें लगता है ये प्रोविज़न होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। क्यों होते हैं? जो हमारा प्रोविज़न होता है वो हमारा प्रूडेंस, जो कंजर्वेशन का कंसेप्ट है, उसलिए तो बनाया जाता है। क्योंकि कंजर्वेशन कंसेप्ट यही कहते हैं कि आपको अगर लगता है कि फ्यूचर में भी लाइबिलिटी नोन है, होनी ही होनी है, ये लॉसेस नोन है, होने ही होने हैं, आपको अमाउंट नहीं पता बट ये पता है कि लाइबिलिटी है, ये लॉसेस है, ये होने ही होने हैं, टैक्स पे करना ही करना है, ये डेटर है, हमें पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए पहले ही प्रोविज़न बना के रखो। वो ये कहता है कि रिकॉर्ड ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस, जो फ्यूचर में हमें एंटिसिपेटेड लॉस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके रखो। एंटिसिपेटेड गेन, प्रॉफिट हो रहा है तो उनको इग्नोर कर दो, बट जो लॉसेस फ्यूचर में हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके रखो। ठीक है, ये कहता है। फिर इसके बाद होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है। देखो डेबिट क्या होता है? डेबिट का मतलब जो हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट मीन टू एंटर एन अमाउंट ट्रांजेक्शन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। डेबिट को हम कहाँ दिखाते हैं? लेफ्ट साइड में दिखाते हैं, और क्रेडिट को हम कहाँ दिखाते हैं? राइट साइड में दिखाते हैं अकाउंट में। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट एदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। ये तो आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड होता है कि डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे। आपको पता है ना, देखो कैसे डेबिट और क्रेडिट के फीचर्स से पता चल जाएगा। ऑल डेबिट अमाउंट आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड। जो सारे डेबिट अमाउंट है उसको लेफ्ट साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट अमाउंट को राइट साइड रिकॉर्ड करते हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट एक डेबिट और एक क्रेडिट तो होना चाहिए। ड्वेल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग एक डेबिट एक क्रेडिट होना चाहिए। एवरी डेबिट हैज़ इट ओन एंड इक्वल क्रेडिट। हर डेबिट का अपने हैज़ इट ओन, हर डेबिट का अपना खुद का और इक्वल क्रेडिट होता है। मतलब आपको पता है ना, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, वो कह रहा है। डेबिट द अकाउंट मीन्स टू एंटर अमाउंट टू द लेफ्ट साइड। डेबिट द अमाउंट का मतलब कि अमाउंट को लेफ्ट साइड में दिखाना, और क्रेडिट द अकाउंट का मतलब है कि अमाउंट को राइट साइड लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपके होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स को क्लासीफाई करना दो उसमें किया गया है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच में किया गया है, एक मॉडर्न अकाउंट में किया गया है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें हमारे बनते हैं पर्सनल के अंदर नेचर, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम अपने अकाउंट्स को तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्या बोल रही हूँ, देखो इजीली लर्न करो। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम अपने अकाउंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्या? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और हमारे जो मॉडर्न अकाउंट है उसके अंदर हमारी असेट्स आती है, लाइबिलिटी आती है, कैपिटल आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, रेवेन्यू आती है, ड्राइंग आती है। ये सारे आपके मॉडर्न अकाउंट आते हैं, असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, ड्राइंग। अब देखो ट्रेडिशनल अपने पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर भी तीन अकाउंट आते हैं, नॉमिनल अकाउंट, नेचुरल अकाउंट आता है, आर्टिफिशियल अकाउंट आता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आता है। और आपके जो रियल अकाउंट आते हैं उसके अंदर दो आती हैं, असेट्स और लाइबिलिटी। नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन और इनकम। अब देखो पर्सनल अकाउंट में आता है नेचुरल मतलब नेचुरल नाम, जो नाम से अकाउंट खोलते हैं, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, है ना, जो नाम से होते हैं वो होते हैं नेचुरल। आर्टिफिशियल में होता है कोई भी कंपनी का नाम है, बैंक का अकाउंट है, कंपनी है, कोई बैंक में अकाउंट खुला है कंपनी के नाम से, तो ये सब क्या आते हैं? आर्टिफिशियल में आएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव में आपकी क्या आती है बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब आपके रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं। उसके बाद आपके रियल में आपकी आती है असेट्स होती है, असेट्स आती है, नॉन टेंजिबल असेट्स भी और टेंजिबल असेट्स भी, ये वो सब किस में आती है? रियल में आती हैं। और नॉमिनल अकाउंट में आपके क्या आते हैं? देखो मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट में आपके क्या आते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन और इनकम। कोई भी एक्सपेंस होते हैं, कोई भी लॉस होते हैं, कोई भी गेन होती है, कोई भी इनकम होती है, तो वो आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किसको हम डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब देखो पर्सनल अकाउंट में जो पर्सनल आते हैं, पर्सनल अकाउंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में ह्यूमन बीइंग का नाम होता है, आर्टिफिशियल में जैसे कोई भी कंपनी का नाम हो गया, क्लब का नाम हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम हो गया। रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्रूड है, प्रीपेड है, ये सब हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें हमारा ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या कहते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि क्या हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट कर दो, क्या हमारी कंपनी जो कम हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
उसके बाद हमारा रियल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट में हमारी सारी असेट्स आती हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर हमें कुछ रिसीव हो रहा है तो उसे डेबिट कर दो, कुछ जा रहा है हमारे उससे तो उसे क्रेडिट कर दो। जैसे इसके अंदर हमारे टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी सारी आ जाती है, प्लांट है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट, सारे हमारे क्या है, ये रियल अकाउंट है। इसके अंदर अगर हमारे पास आ रही है कुछ तो अगर हमारे पास असेट्स आ रही है तो डेबिट कर दो, जा रही है तो क्रेडिट कर दो। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर बेटा क्या करते हो, सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस को डेबिट किया जाता है और सारे इनकम और गेन को क्रेडिट किया जाता है। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बनता है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या बोल रही हूँ मैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ठीक है। रियल अकाउंट के अंदर क्या करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज ऑन, मतलब जो आपके पास आ रहा है वो हम इसमें पर्सनल अकाउंट में तो आप डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कि जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दोगे और जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। और इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट में हमें डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। और नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या कर दोगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। फिर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में क्या बताया था, देखो मैंने इन शॉर्ट बताया। पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट किस पे बेस होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। मतलब पर्सनल अकाउंट कहता है कि कुछ भी रिसीव हो रहा है, मान लो कुछ भी पैसा आ रहा है, कुछ भी रिसीव हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो, और कुछ भी जा रहा है आपकी कंपनी से तो उसे क्रेडिट कर दो। इसी प्रकार से रियल अकाउंट में अगर आपके पास कुछ आ रहा है कैश वगैरह तो उसे डेबिट कर दो, और कुछ अगर आपका जा रहा है तो आप क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट में अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह हैं तो उन्हें डेबिट कर दो, कोई गेन इनकम है तो उसे क्रेडिट कर दो। बेटा जो हमारे ये ना, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। क्या है ये, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। अगर आपको कभी जनरल एंट्री नहीं आनी तो जनरल एंट्रीज आर बेस्ड ऑन इन, सॉरी सारी जनरल एंट्रीज इसी पे बेस्ड होती हैं। उसके बाद हमारे मॉडर्न रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट के। कुछ भी नहीं है मॉडर्न रूल, मैं ईजिली बता देती हूँ। सारी असेट्स और सारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट करते हैं। क्या बोला मैंने, सारे असेट्स और सारे एक्सपेंसेस, सारे असेट्स सारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। और सारे हमारे इनकम, कैपिटल, ड्राइंग बढ़ती है तो सारे हमारे, देखो असेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। इसका उल्टा हो जाएगा, एक्सपेंसेस, कैपिटल, इनकम घटती हैं तो डेबिट, बढ़ती हैं तो क्रेडिट, घटती हैं तो डेबिट, बढ़ती हैं तो क्रेडिट। देखो लायबिलिटी, कैपिटल घटती है तो डेबिट, बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, बढ़ती है तो क्रेडिट। रेवेन्यू घटते हैं तो डेबिट, बढ़ते हैं तो क्रेडिट। ऐसे ड्राइंग घटती है, वो ड्राइंग तो हमारी, हाँ ड्राइंग तो हमारी बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। तो याद रखना, असेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। और लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू क्या करोगे, घटते हैं तो डेबिट और बढ़ते हैं तो क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद हमारी जनरल क्या होता है, जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम तो उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल। तो उसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जब हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। When you record the first time of the transactions in the book, तो that is we call, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। जनरल इज वन ऑफ द बेसिक बुक इन विच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। इसके अंदर ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती है जब वो अकर होती हैं। ठीक है। जनरल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एक प्राइमरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसमें हम फर्स्ट टाइम अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फंडामेंटल बुक इन लाइन विद द डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है, और ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में। ठीक है बच्चा। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि जनरल के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है तो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाती है, इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड फॉर्म में हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैली सी हो जाती है। बल्कि या तो स्कैटर्ड फॉर्म में तो हो जाएंगी, स्कैटर मतलब फैल जाती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती है, इंटरनल कंट्रोल के लैक होती है, मतलब इस पर इंटरनल कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद लेजर होता है। जब आप अपनी जनरल एंट्री, पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे। जब आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से ट्रांजेक्शन्स को लेजर में रिकॉर्ड करते हो तो उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोला मैंने, आप अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से जब ट्रांजेक्शन्स को लेजर के अंदर रिकॉर्ड करते हो देन वी कॉल पोस्टिंग, उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्टिंग।
ओरिजिनल एंट्री से जब हम लेजर के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। बेटा क्या होता है लेजर के अंदर, मान लो हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी हमने जनरल के अंदर, तो बहुत ज़्यादा सारी ट्रांजेक्शन को एक साथ कर लेते हैं तो देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं लेजर के अंदर सबके अलग अलग अकाउंट बना दिए जाते हैं, ठीक है, उसे हम लेजर बोलते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं, उसके बाद हम कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक के अंदर हमें कैश से रिलेटेड सारे आइटम दिखाते हैं, कैश कब कैश, कहाँ कैश आ रहा है, कहाँ कैश आ रहा है, कैश ओनली कैश से रिलेटेड। एक्रूअल बेसिस का यूज़ नहीं करेंगे, अगर आपका कोई उधार है या मिलने वाला है या पहले मिल गया उसको नहीं दिखाएंगे, ओनली कैश से जो कैश आपको रिसीव्ड हो गया है जिस भी डेट को हुआ है वो दिखाएगा। कैश में अगर आपने कोई रिसिप्ट किया है, कैश में आपकी कोई पेमेंट हुई है तो उसको आप कैश बुक के अंदर दिखाते हैं। कैश बुक हमारी 3 टाइप की होती है। एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, उसमें एक ही कॉलम होता है, ये डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, यहाँ पर डेट पर्टिकुलर अनलेफ्ट लेजर फोलियो नंबर होता है, फिर अमाउंट डाल दो, ये सब है ना। डबल कॉलम कैश बुक में बैंक का भी और कैश का दोनों ही कॉलम होते हैं, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में होता है बैंक का, कैश का और डिस्काउंट का, इसका तीनों कॉलम होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी हाँ एक चीज़ जो हमारी होती है देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, इसके अंदर जो हमारी डबल एंट्री सिस्टम होता है, जो हमारी डबल कॉलम कैश बुक होती है, मान लो कई बार हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है कि बैंक से पैसा निकाल ले तो हमारे पास कैश आ जाता है, तो हमारे पास कैश आ जाता है तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, कैश टू बैंक। हमारे पास पैसा आ गया कैश, बैंक से चला गया, बैंक क्रेडिट हो गया, तो हम कैश टू बैंक बना देते हैं। तो हम उस तरह की जो एंट्री होती है ना हमारी डबल कॉलम कैश बुक में, तो उसके आगे हम यहाँ पे कॉन्ट्रा सी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, कॉन्ट्रा, ताकि हमें पता चल जाता है ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। जब हमारी 2 साइड होती है, एक साइड डेबिट में हम कैश लिख दिया, दूसरी साइड में क्रेडिट में बैंक लिख दिया, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है। उसके बाद पैटी कैश बुक होती है। पैटी कैश बुक को इम्प्रेस्ड सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये पैटी कैश बुक क्यों बनाई जाती है, हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, कोई चाय मंगाई, कॉफ़ी मंगाई किसी के आने पे, कोई स्टेशनरी का खर्चा है, कोई ट्रैवलिंग का, कोई पोस्टेज का, तो उसके लिए क्या करी जाती है, पैटी कैश बुक बनाई जाती है, उसमें सारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको दिखाया जाता है, ठीक है, ये पैटी कैश बुक होती है। इसको हम इम्प्रेस सिस्टम भी कहते हैं, ध्यान रखना, पैटी कैश बुक को इम्प्रेस सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड हम दिखा देते हैं अपनी ट्रांजेक्शन्स को लेजर से। सबसे पहले हम जनरल एंट्री करते हैं, उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में लेजर में 2 साइड हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। सारी ट्रांजेक्शन्स को लेजर से रिकॉर्ड करके हम ट्रायल बैलेंस में दिखा देते हैं। समझ में आ गया, तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। तीसरा फेज है, पहले जनरल करा, फिर लेजर करा, फिर ट्रायल बैलेंस। आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट इन द लेजर, स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू शो सेपरेटली द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को अलग अलग दिखाया जाता है, सो डेट वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग में बी डन। दिस स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, ये स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाती है इसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, असरटेन करना अरिथमेटिक एक्यूरेसी को, लेजर अकाउंट की अरिथमेटिक एक्यूरेसी को असरटेन करने के लिए, एरर वो टू हेल्प इन लोकेटिंग, और वी कैन से टू हेल्प इन एरर को डिटेक्ट करने के लिए भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही हम अपने फाइनेंस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो बैलेंस शीट है, वो बनाते हैं, और ये एक लेजर अकाउंट की समरी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस की कुछ लिमिटेशन भी है। ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन ये है, मान लो कुछ आपने लिखना भूल गए, आप कुछ ओमिट हो गए, कुछ ट्रांजेक्शन्स आपकी होती है जो आपकी ओमिट हो जाती है, आप लिखना भूल जाते हो, वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएंगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो आपका लेजर के बेस पे बनता है। जब आप ट्रांजेक्शन से करना भूल गए, जनरली करना भूल गए, तो लेजर भी नहीं हुआ, लेजर भी नहीं हुआ तो आपका ट्रायल बैलेंस में भी नहीं है, तो ये उसकी क्या सबसे बड़े बिग डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। या फिर आपने डेबिट और क्रेडिट अपनी लेजर में गलत दिखा दिया तो ट्रायल बैलेंस में भी गलत दिखाओगे, या फिर आपने रोंग अकाउंट से आपने जनरल में आपने रोंग अकाउंट से एंट्री कर दी तो ट्रायल बैलेंस भी इफेक्ट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द जनरल बट नॉट पोस्टेड, ट्रांजेक्शन जनरल में करिए, लेजर में नहीं करी तो ट्रायल बैलेंस सही नहीं बनेगा। इन लेजर एंट्री इज पोस्टेड ट्रायल, और लेजर के अंदर एंट्री को कई बार हम 2 बार भी पोस्ट कर देते हैं, है ना। ट्रायल बैलेंस को 2 तरीके से बनाए जाते हैं, एक बैलेंस मेथड से, एक टोटल अमाउंट मेथड से। उसके बाद हमारा आता है कैपिटल और रिवेन्यू। देखो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है जो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है, और रेवेन्यू क्या होता है, जो रिवेन्यू होता है डे टू डे एक्टिविटीज से जो हमें मिलता है वो रिवेन्यू होता है। कैपिटल होता है जो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। अब इसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ परमानेंट और फिक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंड, जो मनी को स्पेंड करते हैं ऑन द परचेज ऑफ परमानेंट और फिक्स एसेट फॉर यूज इन द बिजनेस। बिजनेस में यूज़ करने के लिए हम मान लो फिक्स एसेट्स हैं, मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो हम कभी कभी करते हैं,
एक बार साल में एक बार कर लिया या आपने पूरे कंप्लीट बिजनेस में एक बार कर लिया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू होता है डेली होते रहते हैं, हमारी जो बिजनेस में एक्टिविटीज़ हैं वो डे टू डे चलती रहती है, उसमें जो डेली होने वाले खर्चे होते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरीके एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे हमने कोई परचेज करी फिक्स एसेट्स को, लैंड और बिल्डिंग खरीदी, प्लांट और मशीनरी खरीदी, उसकी इंस्टॉलेशन पे जो खर्च होता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ध्यान रखना, मान लो आपने एक नई मशीनरी खरीदी तो उसको इंस्टॉल करवाया, जो उसकी इंस्टॉलेशन पे जो खर्चा होगा वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा रैदर दैन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रैदर दैन आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो डे टू वो लॉन्ग टर्म में, मतलब कोई साल में एक बार होता है या फिर पूरे बिजनेस के टाइम में एक बार होता है, जैसे कोई फिक्स एसेट को खरीदना, ये सब करना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे होता रहता है, बिजनेस में बाय और सेलिंग एक्टिविटीज़ के दौरान जो खर्चे होते रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा जो एक्सपेंडिचर हो तो जाते हैं और जो उनसे मिलता है ना, रिटर्न मिलता है, वो लंबे टाइम के बाद मिलता है। जो उसका बेनिफिट मिलता है विच इज़ नॉट कंज्यूम और एग्जॉस्टेड इन द ईयर। देखो, जिस टाइम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिस टाइम वो होते हैं ना, उससे प्रॉफिट उस टाइम नहीं मिलता, उसका बेनिफिट उस टाइम नहीं मिलता। मान लो आज आपने बिजनेस ओपन किया है, ठीक है, आप अपने बिजनेस के लिए प्रमोशनल एफर्ट्स लगा रहे हो, पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें करवा रहे हो, तो आप ये थोड़ा ना आज एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो तो आज ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब देखो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके से और देखो, आज है मैंने चैनल खोला है, ठीक है बेटा, अभी रिसेंटली मैंने चैनल खोला है। अब मैं चैनल को खोलने के लिए देखो मैंने तो खर्च किया, मैंने वाईफाई भी लगवाया, मैंने वो बोर्ड भी अपने घर में लगवाया है, ब्लैक बोर्ड भी लगाया, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ करनी पड़ी, लाइट की, और वो जो लाइट होती है रिंग लाइट होती है, वो सब फैसिलिटीज़ मुझे करनी पड़ी, है ना। अब ये थोड़ी ना मैंने चैनल जो खोला है उससे वो मुझे वो प्रॉफिट आज ही मिल जाएगा, नहीं, क्या पता कितने टाइम में मिलेगा, कितने टाइम में मेरे बच्चे सब्सक्राइब करवाएंगे चैनल को या लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नहीं पता ना। तो इसी तरीके से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, आप खर्चा तो आज कर देते हो एडवर्टाइजमेंट पे, ये नहीं पता कि उससे बेनिफिट आपको कब मिलेगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद होते हैं कैपिटल इनकम, होते हैं जो कैपिटल से, कैपिटल इनकम होती है जो आपने मान लो फिक्स एसेट को सेल करने से जो मिली, है ना, कैपिटल प्रॉफिट से जो मिली वो कैपिटल इनकम होती है। रेवेन्यू इनकम जो डे टू डे एक्टिविटीज से आपको मिलती है। रेवेन्यू लॉस क्या होता है, ए लॉस विच अराइज ड्यूरिंग अ रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दौरान जो लॉस अकर होता है उसे हम लॉस कहते हैं, जैसे लॉस मेड ऑन सेल ऑफ गुड और सर्विस की सेल करने पे जो लॉस हुआ है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस तो पता चल गया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिक्स एसेट्स को खरीदने में जो खर्चा हुआ है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल प्रॉफिट से मिलती है, रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू प्रॉफिट से मिलता है ना। उसके बाद आएगा आपका फाइनल अकाउंट, क्या आएगा, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर बेटा आपके 3 अकाउंट बनते हैं। क्या क्या अकाउंट बनते हैं फाइनल अकाउंट में, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और आपका बैलेंस शीट बनता है। देखो फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती है जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, जो आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, जो आपकी नेट प्रॉफिट के बारे में बताती है कि आपको पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ है। उसको जानने के लिए हम अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स कंटेन द फॉलोइंग, पर फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाओगे, इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाओगे, सप्लीमेंट्री। ये ध्यान रखना, नोट डाउन कर लो। कई बार पूछा जाता है कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम कौन कौन से अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो बैलेंस शीट को बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट को बनाया जाता है, सप्लीमेंट्री नोट्स को बनाया जाता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं, कौन कौन यूज़ करता है फाइनेंस, हमारा मैनेजमेंट करेगी, इन्वेस्टर करेगा, लैंडर ऑफ मनी करेगा, सप्लायर करेगा, एम्प्लॉय करेंगे, ये सब हमारे क्या होते हैं, यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। हमारी गवर्नमेंट होती है, टैक्स अथॉरिटी होती है, अदर यूज़र, ये सब हमारे यूज़र्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा आप क्या करते हो, मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में आप डायरेक्ट जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, जब फिनिश गुड में अभी आपका कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना वो सारे आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो कैसे बनता है, फॉर्मेट से याद कर लो, इन सबको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके डेबिट साइड क्या दिखाओगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज दिखाओगे, इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे। ये परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके दिखाए जाते हैं, या फिर इसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेज में से परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑफिस की लाइटनिंग है, वेजेस है, फ्राइट इनवर्ड है, कैरिड इनवर्ड है, कैरिड
कैरिड इनवर्ड है, यहाँ पर आप सेल्स दिखाओगे, सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे, कोई भी एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक है वो दिखाएंगे। अगर आपका ये ज़्यादा है ये कम है तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, और ये ज़्यादा है ये कम है तो आपको लॉस हो जाएगा। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसमें आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाओगे। कैसे दिखाओगे, फॉर्मेट बता रही हूँ, ध्यान रखना। ये मत बोलना मैम आपने जल्दी जल्दी करवाया, बेटा ये आपकी क्विक रिवीजन है, समझ सकते हो ना आप, ये क्विक रिवीजन है, तो ब्लेम मत करना प्लीज़, है ना, सॉरी। देखो ग्रोस प्रॉफिट रेशो, सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रोस प्रॉफिट निकल के अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आप यहाँ दिखा दोगे। कोई भी आपकी इनकम होती है जो आपको अगर कोई भी इनकम रिसीव होती है तो यहाँ दिखाओगे, कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं तो यहाँ दिखाओगे। इनकम रिसीव का मतलब इंटरेस्ट अर्न करा, कमीशन अर्न करा, रेंट अर्न करना, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स मिला, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टर मिला, सेल ऑफ स्क्रैप मिला, मिसलेनियस इनकम मिली, वो सब यहाँ दिखाओगे। यहाँ पर आपको अगर कोई लॉस होता है, ग्रॉस लॉस होता है तो दिखाओगे। कोई भी आपकी सैलरी होती है, कोई भी रेंट होता है, कोई भी इंश्योरेंस होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, ऑडिट फीस का खर्चा, बैंक चार्ज, लीगल चार्ज, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड भी यहाँ आता है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, फ्लाइट आउटवर्ड, कमीशन टू सेलमेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सेल प्रमोशनल एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी का, बैड डेट्स का, पैकिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस बाय थर्ड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय, ये सारे ही आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ दिखाओगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो आपको प्रॉफिट होगा, आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा। फिर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, ओपनिंग बैलेंस आपका दे रखा होगा, उसमें आप नेट प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, अगर लॉस होगा तो माइनस कर दोगे, ड्राइंग को माइनस कर दोगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ जाएगी, फिर करंट लाइबिलिटी को दिखाओगे, यहाँ आपकी एसेट्स आ जाएगी, कोई गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स यहाँ दिखा दोगे दोनों। आपको पता है ये बैलेंस शीट में आपका डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आ जाएगा। ये आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है वो कोई ज़रूरी नहीं है ना। ये था आपका फाइनल अकाउंट तक का, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चे थोड़ा क्विक रिवीजन था इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट करवाया है। अगर मैं आपको ये पहले करवाती तो 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ बता देती। आई थिंक अभी भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने 11th और 12th में ये अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। और आपने जब एस्टेट पास किया है, क्वालिफाई किया है तो आना ही आना है ये तो। और मेरी आपके साथ बहुत ज़्यादा शुभकामना है कि आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। बस बेटा सपोर्ट करते, मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी, आप भी मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ा रहे। मेरी बस ये आप लोगों का पेपर है, पर मेरी ये उम्मीद है कि मेरे बच्चों का ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक हो। आप मुझसे बोलते हो ना कि मैम मुझे ये कंसेप्ट चाहिए, मुझे ये टॉपिक चाहिए, मुझे मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं कैसे लड़के झगड़ते के कैसे भी घर वालों से, पर नहीं मुझे वीडियो बनानी है, मुझे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करना है। मेरे पास अभी में बहुत सारे टॉपिक्स की डिमांड आई हुई है, बट मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। ये मेरे से आपसे शॉर्टी है, चाहे मैं थोड़े से लेट हो जाऊँ पर ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। बट मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छा लगे, उनकी भी हेल्प हो जाए। देखो कोई कॉस्ट नहीं ली जा रही, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो आपका शेयर करने में क्या ही जाता है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बच्चे, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जरूर क्लियर करेंगे और मुझे मिठाई से ज़रूर खानी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।